गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आर्यन मॉडल स्कूल रेगस की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। आज का अपना टॉपिक है सेल। हम कोशिश करेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में साथ में आपको समझा पाए, है ना। मैं उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा, जिसके लिए आपके पास जो हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनको फायदा हो सके। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कृपया मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, तो हम हिंदी में अलग से वीडियो कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, और वैसे भी जो इस चैप्टर के बचे हुए वीडियो हैं वो मैं हिंदी में भी एक बार आपको बना के दूंगा। ठीक, लेकिन आप कोशिश करें कि आप समझ पाए। लेकिन इस वीडियो को मैं ड्यू लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, तो आपको जहां तक मेरी आशा है आपको ये समझ में आ जाएगा, बहुत हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, आपका जो टॉपिक है वो है आज का सेल। आपने छोटी क्लासों में भी 7th 8th में भी सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो सेल होता है आपके पास एक तरीके से क्या काम करता है। सेल आपके पास जो केमिकल एनर्जी होती है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर अपन इसको सर्किट में जोड़ते हैं तो वहां देखते हैं कि अपने पास जो सेल होता है अपने सर्किट को क्या प्रोवाइड कराता है, वोल्टेज प्रोवाइड कराता है या करंट प्रोवाइड कराता है। एक तरीके से आपके पास यह सेल है या ये जो बैटरी है आपके पास करंट सोर्स है, वो क्या है, वो वोल्टेज सोर्स है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, प्राइमरी सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, जो आपके पास क्या करते हैं, डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जस्ट लाइक लेक्लांसी सेल, वोल्टिक सेल। ठीक है, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, जो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हैं, फिर उस केमिकल एनर्जी को बाद में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीजें अपने पास इंपोर्टेंट नहीं है, ये पार्ट अपने पास किसका है, केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन सेल की जो बेसिक चीजें हैं जो अपने लिए जरूरी हैं वो पढ़ना चाहेंगे। तो सेल अपने पास क्या होता है, इंग्लिश में भी सेल और हिंदी में भी सेल बोलते हैं इसको। तो सेल क्या होता है अपने पास में, जो अपने पास में विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा है। किसमें कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा है। ठीक है, उस सेल के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। सेल के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होता है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होता है। एक धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, और एक सेल में क्या होता है आपके पास में, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, जिसे अपन क्या बोलते हैं, विलयन, किसका, विद्युत अपघट्य का विलयन होता है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। ठीक है, और जो एक ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक सॉल्यूशन में आपके पास क्या होते हैं, डिप होते हैं। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन बोलते हैं। जस्ट आपके पास डायग्राम बना हुआ है, देखो ये अपने पास क्या है, एक बर्तन है, पात्र है, इसके अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कैथोड। और आपके पास ये जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन। देखो, सेल इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैंने वही बोला कि सेल एक प्रकार का वो डिवाइस है जो अपने पास रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, आपके पास विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू रोड्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसमें आपके पास दो रोड्स होती हैं, एक पॉजिटिव रोड और एक नेगेटिव रोड। जो पॉजिटिव रोड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनोड, और जो नेगेटिव रोड होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कैथोड। और ये किसमें डूबी होती है आपके पास, एक विद्युत अपघट्य के विलयन में, या क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर। These are dipped in liquid called electrolyte. One plate is positively charged, जिसको एनोड बोलते हैं, and other plate is negatively charged. ये अपने पास सेल का थोड़ा सा बेसिक हो गया आपके पास। बाकी मैंने चीज आपको बताई थी कि सेल अपने पास क्या होता है, एक तरीके से वोल्टेज का सोर्स, करंट सोर्स होता है। अपन इसी सर्किट में जोड़ते हैं तो उसको ऐसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स अपन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास छोटी कक्षाओं में अपने पास एक चीज और पढ़ी थी आपने, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, बंद परिपथ और खुला परिपथ। तो खुला परिपथ या ओपन सर्किट क्या होता है कि जब हम किसी भी परिपथ में कोई बाह्य प्रतिरोध को नहीं जोड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब खुला परिपथ क्या है कि जब उससे
बाह्य परिपथ नहीं जोड़ रहे हैं तो परिपथ कैसा होगा, खुला परिपथ होगा। और जब हम किसी सर्किट से कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्किट जोड़ रहे हैं तो वो कैसा परिपथ होगा, बद्ध परिपथ होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। ओपन सर्किट क्या होगा कि जब हम किसी भी सर्किट से किसी भी परिपथ से कोई बाह्य परिपथ कनेक्ट नहीं कर रहे तो अपने पास कैसा होगा, ओपन सर्किट। और जब हम उससे क्या कर रहे हैं, कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने पास कैसा होगा, क्लोज सर्किट होगा आपके पास। इसमें कुछ डेफिनेशन है सेल से संबंधित, है ना। उन डेफिनेशन को हम चर्चा में लाते हैं। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो है ईएमएफ की, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो सेल होते हैं ना आपके पास, वो इलेक्ट्रॉन का या करंट का सोर्स नहीं होते। सेल अपने पास क्या करते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था, सेल या बैटरी क्या कर रही है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करा रही है किनको, इलेक्ट्रॉनों को मूवमेंट करने के लिए। ठीक है, ये थोड़ी है कि बैटरी आपके पास इलेक्ट्रॉन दे रही है, बैटरी आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं दे रही। बैटरी क्या कर रही है आपके पास, उनको मूवमेंट करने के लिए आपके पास क्या प्रोवाइड करा रही है, आपके पास एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। जिस तरीके से एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे अपने पास पानी का जो पंप होता है या जो मोटर होती है, वो आपको पानी थोड़ी देती है, वो क्या करती है, उस पानी को ऊपर तक चढ़ाने के लिए आपको क्या देती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है। तो उसी तरह आपके पास जो बैटरी होगी वो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देगी, ना कि इलेक्ट्रॉनों का सोर्स होगी आपके पास। ठीक है, ईएमएफ में क्या बताया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे इसको फोर्स का नाम दे दिया गया है, लेकिन ये भी क्या है आपके पास में एक तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इस चीज को समझे आप। देखो, आप जो एक मार्केट से बैटरी खरीद के ला रहे हैं या सेल खरीद के ला रहे हैं, वो जो एक्चुअल में जितने वोल्टेज का होता है उसको जब हम यूज करेंगे ना तो वो उतना वोल्टेज अपने को प्रोवाइड नहीं करता। सपोज करो कि जैसे मैंने एक सेल लेके आया 20 वोल्ट का मार्केट से, जब मैं उसको सेल को लेके जब उसके टर्मिनल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस जब मैं उसके वोल्टेज मेजर करूंगा तो वो मेरे पास कितनी आएगी, 20 वोल्ट आएगी। अब जैसे ही मैं उसको सपोज करो रिमोट में डाल रहा हूं या किसी भी डिवाइस में डाल रहा हूं या किसी भी सर्किट के अलोंग कनेक्ट कर रहा हूं या उससे बल्ब जला रहा हूं, तो मेरे को जो वोल्टेज मिलेगी वो 20 वोल्ट नहीं मिलेगी। मेरे को वोल्टेज कितनी मिलेगी, सपोज करो वो 16 वोल्ट ही मिलेगी। अब ये 4 वोल्ट गई तो गई कहां, उस चीज को अपन समझेंगे। आप बात समझ आ गई। मैंने क्या बोला, 20 वोल्ट का सेल लेके आए, लेकिन उससे जैसे ही हमने बाह्य परिपथ कनेक्ट किया, एक बल्ब जलाना चाहा, तो उस बल्ब को जब हम कनेक्ट किया और जब बल्ब के अक्रॉस जब वोल्टेज नापी तो वो हमें कितनी मिल रही थी, 16 वोल्ट। तो कहीं ना कहीं 4 वोल्ट का हमें क्या होता है, नुकसान होता है। क्या होता है, नुकसान होता है। उस चीज को हम समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले जो चीज है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, उस कंडीशन में जब हम बाजार से बैटरी या सेल को नया लेके आए तो उसके अक्रॉस जो अपन वोल्टेज नाप रहे हैं, जो 20 वोल्ट आ रही है, वो अपने पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। ठीक है, मतलब कि जब हमारा जो सेल है वो खुले परिपथ में है, जब अपना सेल इज इन ओपन सर्किट में है और जब हम सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं कर रहे या सेल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में सेल के दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होगी वो अपने पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगी। तो देखो, व्हेन ए सेल इज इन ओपन सर्किट, ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब अपना सेल किसमें है, खुले परिपथ में है, नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, और करंट सेल के अक्रॉस या सेल के थ्रू या सेल से हम कोई भी धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ईएमएफ। तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विभवांतर होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। बात समझ में आई। मैंने क्या बोला कि जब आपका सेल ओपन सर्किट में है और हम उससे कोई भी करंट प्राप्त नहीं कर रहे या उसके थ्रू कोई भी अपन ने एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट नहीं किया या फिर उसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में आपके पास जो उसके अक्रॉस वोल्टेज होगी वो क्या कहलाएगी, आपके पास ईएमएफ। सपोज करो जो सेल नया नया लेके आए हैं उसको अपन ने यूज नहीं किया और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर करी वो अपने पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल। बात समझ में आई, परिभाषा समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही अब वो 20 वोल्ट का था, जैसे अपन ने रिमोट में कनेक्ट किया, तो रिमोट में कनेक्ट किया या बल्ब के थ्रू कनेक्ट किया तो अपने को 16 वोल्ट ही दे रहा है, वो 4 वोल्ट गई कहां, इस बात को समझे। देखो, जैसे ये अपने पास क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है और सेल का ये अपने पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है सेल का।
ठीक है। ये अपने इससे क्या कर रखा है, एक बाह्य परिपथ जोड़ रखा है। क्या जोड़ रखा है, एक बाह्य परिपथ जोड़ रखा है, या क्या बोलते हैं, एक बल्ब जोड़ रखा है। इस बल्ब है तो इस बल्ब का भी कुछ ना कुछ आपके पास प्रतिरोध होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। वो रेजिस्टेंस सपोज कर लिया अपन ने कितना है, 4 ओम है। कितना है, 4 ओम है। ठीक है। अब जैसे ही सपोज करो ये बैटरी शुरू में कितने की है, बाजार से लेके आए तो अपने पास 20 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है, 20 वोल्ट की है। तो जैसे ही अपन ने इस बैटरी को इस बल्ब से कनेक्ट किया तो इस बैटरी से आपके पास करंट निकला। वो कितना निकला, करंट आपके पास कहां से कहां फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां से करंट निकला कितना, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर जब इस बल्ब के पास गया तो बल्ब का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी, V बराबर IR। प्रतिरोध 4 ओम और करंट 4 एम्पियर, तो 4 V बराबर IR। I कितना है, 4 और R कितना है, 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिली है कितनी है, 16 वोल्ट मिली है। अब जैसे आगे जा रहे हैं तो माइनस में पहुंचे, लेकिन अपने को तो वापस से कहां जाना है, जहां से चालू किया वहीं पहुंचना है, तो प्लस में पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं हमें इस सॉल्यूशन के बीच में भी आना पड़ेगा, करंट को इस सॉल्यूशन के बीच में भी आना पड़ेगा। अब आपको पता है कि इस सॉल्यूशन में किसका है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है। तो ये सपोज करो H2SO4 का सॉल्यूशन है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ आयंस हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में आएगा तो इन क्या करेगा, इसके जो आयंस है उनसे टकराएगा, कोलाइड करेगा। वो टकराएगा तो कहीं ना कहीं क्या उत्पन्न हो जाएगा, अपने पास रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा। और वही रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन द्वारा करंट के मार्ग में जो आपके पास ऑब्स्टेकल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो अपने पास क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। तो सपोज करो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास कितना था, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था आपके पास 1 ओम। ठीक है। करंट कितनी आ रही है, 4। तो 4 इंटू 1 आपके पास कितना, V बराबर IR, तो 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में चला गया। तो अपने पास टोटल वोल्टेज कितना होगा, 20 वोल्ट। 20 में से आपके पास 16 वोल्ट तो इसके अंदर बल्ब को मिलेगा, V बराबर IR। R अपने पास क्या है, जो बाह्य परिपथ जोड़ रहे हैं कैपिटल R, उसका प्रतिरोध है। और जो 4 चला गया वो किसमें चलेगा, I इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, इस विद्युत अपघट्य का जो, या इस बैटरी का जो आपके पास क्या है, आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आपके पास 4 ओम का क्या होता है, 4 वोल्ट का आपके पास क्या होता है, लॉस होता है। और अपने पास जो एक्सटर्नल परिपथ है, जो बाह्य परिपथ को कितना मिलता है, 16 वोल्ट ही मिलता है आपके पास। ठीक है, बात समझ में आई। अरे ये उस प्रकार से जैसे भारत सरकार ने कोई योजना चलाई। ठीक है, भारत सरकार बोल रही थी भाई साहब 100 रुपए मिलेंगे सभी को, सभी नागरिकों को इस कोविड-19 के अंदर। तो भारत सरकार की ये योजना एक पर्टिकुलर आदमी तक आते आते बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा। और वो भ्रष्टाचार होगा तो उस भ्रष्टाचार में 20 रुपए क्या हो जाएंगे, लोग नेता खा जाएंगे। और जो आम आदमी के पास पहुंचेगा वो कितना पहुंचेगा, 80 रुपए ही पहुंचेगा। ठीक है। तो जो ये 100 रुपए था वो क्या था आपके पास, EMF था, विद्युत वाहक बल था। ठीक है। और जो ये 20 में भ्रष्टाचार में चले गए वो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध था, इंटरनल रेजिस्टेंस था। और जो 80 रुपए पहुंचे आम आदमी के पास वो क्या थे, आपके पास टर्मिनल वोल्टेज थी, या आप क्या बोल देंगे, टर्मिनल विभवांतर था आपके पास। ठीक, देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जब हम क्या बैटरी को बाह्य परिपथ में जोड़ रहे हैं, तो बाह्य परिपथ में जोड़ रहे हैं, बैटरी से कोई ना कोई आपके पास करंट ड्रॉन कर रहे हैं, धारा प्राप्त कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में उसके इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। देखो व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट, क्या है आपके पास, अब सेल किसमें है, क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट का मतलब सेल से कहीं ना कहीं अपने क्या जोड़ दिया, कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया, बल्ब जोड़ दिया। करंट फ्लो सेल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब कहीं ना कहीं आपके पास सेल है तो सेल का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसके थ्रू आपके पास क्या होगा, करंट फ्लो होगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड TPD, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, जो बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन द्वारा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ऑफर्ड किया जाएगा, वो अपने पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू करंट फ्लो हो रहा था तो एक इसके सॉल्यूशन द्वारा क्या प्रोवाइड किया जा रहा था, एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा था, वो क्या कहला रहा था,
इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल लिखा है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार डेफिनेशन को एक बार दोबारा बताता हूँ हिंदी और इंग्लिश में। सबसे पहले आपके पास सेल था। सेल आपके पास क्या था, एक तरीके से जो क्या कर रहा था, आपके पास केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था, मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा था। सेल के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रोड थे, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड आपके पास पॉजिटिवली चार्ज था, उसको अपन क्या बोल रहे थे, एनोड बोल रहे थे। एक नेगेटिवली चार्ज, उसको अपन क्या बोल रहे थे, कैथोड बोल रहे थे। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें डूबे होते हैं, किसमें डिप होते हैं, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप होते हैं। ये अपने पास सेल का क्या था, इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अपने पास क्या था, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ईएमएफ क्या था कि जब अपन क्या कर रहे हैं, अपना सेल किसमें है, ओपन सर्किट में है, मतलब सेल किसी भी बाह्य परिपथ से नहीं जुड़ा हुआ, एक्सटर्नल सर्किट से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अपने पास क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, व्हेन ए सेल इज इन ओपन सर्किट, नो करंट फ्लो थ्रू द सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ईएमएफ। मतलब सेल किसमें है, आपके पास खुले परिपथ में है और उससे अपन कोई भी धारा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य, दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या कहलाएगा, आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा। उसके बाद था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर। तो वो क्या होती है, जब अपना सेल किसमें है, क्लोज सर्किट में है, किसमें है, क्लोज सर्किट में है, बंद परिपथ में है, उस सेल से हम कुछ ना कुछ धारा प्राप्त कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में दोनों इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विभवांतर होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन सेल इज इन क्लोज सर्किट mean current flow from cell to external resistance, then potential difference between the electrode is called terminal potential difference या terminal विभवांतर। अब अगला क्या था, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसको क्या बोलते हैं अपने पास, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, जो प्रतिरोध सेल के विद्युत अपघट्य द्वारा प्रदान किया जा रहा है या प्रोवाइड कराया जा रहा है। जब अपना पास करंट किसके थ्रू फ्लो होता है, विद्युत अपघट्य में से फ्लो होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, मतलब जो आपके पास सेल का जो विद्युत अपघट्य है उसके द्वारा जो प्रतिरोध प्रदान किया जा रहा है, टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, जब इसके अंदर से क्या हो रहा है, आपके पास धारा प्रवाहित हो रही है, इट कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आप देखें, एक फॉर्मूला है आपके पास, देखो सपोज करो ये अपने पास बैटरी है, जैसे ही अपने पास एक करंट फ्लो होना चालू हुआ तो इधर से आई करंट निकला, ये आई करंट निकला, प्लस से माइनस करंट फ्लो होगा, आई करंट निकला, तो इसका रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, इस ये बल्ब है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाह्य परिपथ भी बोलते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस आर है, तो यहाँ जो पोटेंशियल आपके पास होगा वो कितना होगा, V बराबर आई आर, तो आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, अब ये करंट यहाँ ज्यादा क्या होगा, अब सेल में एक आंतरिक प्रतिरोध होगा जिसको अपन ने किससे शो किया, स्मॉल आर से। तो इसके अप्रोच में कुछ ना कुछ आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभव पात होगा, वो कितना होगा, आई तो करंट होगा, इसका रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, तो आई आर। ठीक है, तो जो टोटल आपके पास ईएमएफ होगा, जो वाहक बल होगा, वो किसके बराबर होगा, आई आर प्लस आई स्मॉल आर। ये आई आर तो क्या है आपके पास, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर, और ये आई स्मॉल आर क्या है आपके पास, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप किससे शो करते हैं, स्मॉल आर से, विद्युत वाहक बल को आप ई से, और टर्मिनल वोल्टेज को आप वी से। तो E बराबर क्या हो गया, आई आर किसके बराबर हो गया, V के बराबर, और ये आई आर, इसको अपन ने आई आर लिख दिया, तो V की जो वैल्यू आ गई वो किसके बराबर हो गई, E माइनस आई आर के बराबर आ गई। कहने का मतलब जैसे यहां से टोटल इसका विद्युत वाहक बल कितना था, 20 था। ठीक है, 20 में से इसमें से 4 एम्पीयर करंट निकला, 4 ओम इसका प्रतिरोध, तो V बराबर आई आर, तो 16 वोल्ट इसका क्या हो गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध कितना था, वो आपके पास में 1 ओम था, तो 1 को भी अपन किससे कम करेंगे, आई से 4 से, तो वो कितना आ जाएगा, 4। तो 20 में 20 तो आपके पास विद्युत वाहक बल था, 16 इसका क्या था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, और 4 जो वोल्ट है वो किसमें जा रही है आपके पास, इसकी किसमें जा रही है, लॉस में जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब हम इसको बाह्य परिपथ में जोड़ेंगे तो अपने पास 16 वोल्ट ही मिलेगी। तो जो भी सेल आपके पास अपन यूज लेते हैं उनके अंदर जो एक्चुअल लिखा होता है उतनी वोल्टेज
नहीं मिलती, क्योंकि कुछ ना कुछ वोल्टेज आपकी किसमें चली जाती है, आंतरिक प्रतिरोध में चली जाती है। तो ये सूत्र आप जरूर ध्यान रखें, जो V बराबर होता है वो क्या होता है, E माइनस IR होता है आपके पास। धन्यवाद। बेटा जो अगला अपने पास टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। ये दो प्रकार का होता है आपके पास, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और पास क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें हमने क्या लिया है, 3 सेल को हमने किसमें कनेक्ट किया है, आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सब सेल का अपना एक क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, हम 3 चीज पढ़े थे आपके पास, EMF विद्युत वाहक बल जिसको E से शो कर रहे थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल विभवांतर जिसको अपन कैपिटल B से शो कर रहे थे, और आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल r से शो कर रहे थे। तो मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भी सेल को अपन बाह्य परिपथ में या एक्सटर्नल सर्किट में जोड़ रहे हैं, तो जो हमें वोल्टता मिलती है, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, वो अपन क्या कहलाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और जब उसको अपन बाह्य परिपथ में नहीं जोड़ रहे थे, तो जो अपने को उनके टर्मिनल के बीच में वोल्टेज मिलती है उसको क्या बोलते हैं अपन, EMF बोलते हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के द्वारा ऑफर्ड कराया जा रहा था, वो अपने क्या बोल रहे थे, आंतरिक प्रतिरोध बोल रहे थे। तो हर एक बैटरी का अपना क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो हमने फर्स्ट वाली क्या ली, एक बैटरी ली। ठीक है, फर्स्ट वाली बैटरी का आप विद्युत वाहक बल या EMF E1 और इसका आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस R1। दूसरी वाली बैटरी का विद्युत वाहक बल E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तीसरी वाली बैटरी का EMF E3 और इंटरनल रेजिस्टेंस R3। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, पहले वाले जो सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फर्स्ट सेल की पॉजिटिव टर्मिनल और लास्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल के बीच में अपन ने क्या जोड़ दिया, एक बाह्य परिपथ एक्सटर्नल सर्किट जोड़ दिया। ठीक है, तो मैंने A और B के बीच में मैंने क्या जोड़ा, फर्स्ट वाला सेल जोड़ा, B और C के बीच में सेकंड वाला सेल जोड़ा, C और D के बीच में थर्ड वाला सेल जोड़ा। ठीक है, जैसे हमने इसके बाह्य परिपथ या आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो आपके पास क्या होगा, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाता हुआ इसमें से जाता हुआ आपके पास वापस से इन आंतरिक प्रतिरोध बहता हुआ वापस से यहाँ पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, अब निकालेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपके पास जो धारा का मान होता है वो क्या होता है, समान होता है करंट का मान, और वोल्टेज का मान क्या होता है आपके पास में अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले सेल के लिए वोल्टेज निकालेंगे, सेकंड सेल के लिए वोल्टेज निकालेंगे और थर्ड सेल के लिए वोल्टेज निकालेंगे। तो प्रथम सेल के लिए जो वोल्टेज होगी, आपके पास फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके थे, जो आपके पास वोल्टेज आ रही थी टर्मिनल वोल्टेज, उसका फॉर्मूला कहते हैं V बराबर E माइनस IR। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, VAB होगी। तो VAB का मान क्या होगा आपके पास, E की जगह क्या रहेगा, E1, क्योंकि इसका आपके पास EMF क्या है, E1 माइनस करंट कितना फ्लो हो रहा है, I सब में समान, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना, R1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो VAB की वैल्यू आ गई E1 माइनस IR1। VAB को लिख दिया VA माइनस VB, E1 माइनस IR1, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह इस वाले सेल के अक्रॉस ये B पॉइंट ये C पॉइंट के बीच अपने सेकंड सेल जोड़ा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो क्या होगी, VBC E2 माइनस IR2। VBC को VB माइनस VC E2 माइनस IR2। थर्ड वाले सेल के अक्रॉस वोल्टेज होगी वो किसके बीच जुड़ा है, BCD के बीच में जुड़ा है। तो BCD किसके बराबर होगी, E3 माइनस IR3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने सारे EMF को इक्विवेलेंट से शो कर दिया, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट से शो कर दिया, और ये फर्स्ट वाला पॉइंट A और लास्ट वाला पॉइंट क्या मैंने D मान लिया। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी VA माइनस VD, VAD आएगी, VA माइनस V2 कितनी आएगी, बस E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। करंट इसमें कितना फ्लो हो रहा है, I। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया। अब टोटल जो वोल्टेज होगी अपन ने जोड़ दिया, 1 2 प्लस 3 को जोड़ दिया, तो क्या आ गया, VA माइनस VB, VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD। इसको टू आपके पास E1 प्लस E2 प्लस E3, और आपके पास सब में I कॉमन है, तो क्या जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। VB से VB कट गया, VB से VC कट गया, तो VA माइनस VD की वैल्यू आ गई आपके पास E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब ये देखो VAD अपने पास क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, वो कितना होगा आपके पास,
वो कितना होगा आपके पास आई आर के बराबर होगा, वो बात तो ध्यान के बाद में काम आएगी। अब देखो बी ए माइनस बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस आई R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस इक्वेशन को 5 दे दिया और इसको इक्वेशन 4 दे दिया, तो दोनों के अपन क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। दोनों के LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखो E1 प्लस E2 प्लस E3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, E इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी। दोनों में आई तो सेम रहे, और R1 प्लस R2 प्लस R3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R इक्विवेलेंट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अगर n सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En, और R सेल कनेक्ट सॉरी n सेल अगर सीरीज में कनेक्ट तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। ये तो अपने पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। चाहे तो अपन स्ट्रिप करंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। मैंने क्या बोला था, VA माइनस VD की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास, IR के बराबर होगी। देखो VA माइनस VD आपके पास क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D, वो आपके पास किसके बराबर होगा, अपन ने बाह्य प्रतिरोध का जो रखा है R जो रखा है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, IR किसके बराबर होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। ठीक है, इन सबको इधर ले गए तो I कॉमन आ गया, कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, E1 प्लस E2 प्लस E3 से अपोन में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जो करंट का मान आएगा वो विद्युत वाहक बलों के EMF अपोन उसका बाह्य परिपथ का रेजिस्टेंस प्लस उसका आंतरिक प्रतिरोध सारे। तो E1 प्लस E2 प्लस E3 को अपन ने क्या लिख दिया, E इक्विवेलेंट, और ये कैपिटल R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 को अपन ने क्या लिख दिया, R इक्विवेलेंट। अब इसमें एक कंडीशन और लगा दी कि अपने पास जितने भी सेल जुड़े हैं सबका आपके पास जो EMF अगर समान हो तो उनका जो टोटल EMF हो जाएगा n सेल का कितना हो जाएगा, NE, और जो उनका आपके पास इंटर रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, NR। जब n कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, E अपॉन R अपॉन में n प्लस R। ये अपने पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। आसान था, स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका आप। अगला जो टॉपिक है आपके पास वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी सेल होंगे उसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक कॉमन पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, और दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में हम क्या कर देंगे, एक एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर सकते हैं। इसका आपके पास रेजिस्टेंस क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि वोल्टेज का मान समान होगा और करंट का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपके पास जो पहले वाले सेल के अक्रॉस जो आपके पास करंट होगा वो निकालेंगे। देखो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि V बराबर क्या होता है आपके पास, E माइनस आई आर। तो हमें किसका मान निकालना है, I का। तो आई आर को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, E माइनस बी, और I की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, E माइनस बी अपॉन में R। इस सूत्र को काम लेंगे तो अपने पास फर्स्ट वाले सेल के अक्रॉस अपन क्या निकालेंगे, करंट I1 का मान निकालेंगे। तो I1 का मान होगा आपके पास E की जगह क्या आ जाएगा, इसका EMF कितना है, E1 माइनस पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो V का मान समान रहेगा, E माइनस B अपॉन इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है कितना है, R1। इसी तरह अपन क्या निकाल लेंगे, I2 निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस B अपॉन में R2। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। टोटल I होगा वो किसके बराबर होगा आपके पास में, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। ठीक, और इसको देखें आप, I1 का मान रखेंगे तो क्या है आपके पास में, E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन में R2। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, इसको अलग अलग में तोड़ लेंगे। तो E1 अपॉन R1 माइनस B अपॉन R प्लस E2 अपॉन R2 माइनस B अपॉन में R2। ठीक है, I सोल्व कर लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया आपके पास R1 R2। तो इस पे तो क्या चढ़ेगा, E1, इस पे तो क्या चढ़ेगा आपके पास E1 R2 माइनस इस पे क्या चढ़ेगा आपके पास, ये आपके पास क्या है B है, तो इस पे क्या चढ़ेगा B R2 प्लस इस पे चढ़ेगा E2 R1, और इस पे चढ़ेगा आपके पास क्या माइनस B R1। ठीक है, I तो अब आपके पास इसको अलग अलग कर लें, E1 R2
प्लस E2R1 अपॉन में R1 अपॉन में R2। ठीक है, इसी तरह माइनस बी तो कॉमन है सब में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस बी कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2। ठीक, अब हम इसको इधर ले आएंगे, हमें v का मान निकालना है, तो ये आ जाएगा v R1 प्लस R2 अपॉन में R1 R2, और ये E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 प्लस माइनस। ठीक, b का मान निकालना है, तो आपके पास क्या हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R1 R2। ठीक है, ये इसके अपोन में जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, माइनस I अपॉन में इससे बड़ा क्या हो जाएगा आपके पास भी R1 R2 तो ऊपर चला जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी E1 R1 प्लस E2 R2 R1 प्लस R2। इसी तरह आपके पास I की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, I1 का वैल्यू निकाली E1 माइनस b अपॉन R, I2 की वैल्यू निकाली E2 माइनस b अपॉन में R2, दोनों को जोड़ दिया E1 माइनस b अपॉन R1 प्लस E2 माइनस b अपॉन R2। ठीक है, E1 अब अलग अलग कर लिया, E1 अपॉन R1, B1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2 माइनस b अपॉन R2। R1 R2 अपन ने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो क्या हो गया E1 R2 B R2 E2 R1 माइनस b R1। हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या किया, b को इधर ले गए, तो b की वैल्यू क्या होगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2, ये I इधर चला गया माइनस I। v का मान निकालना तो सारी चीज नीचे चली जाएंगी, तो ये बड़ी चीज ऊपर चली जाएगी। E1 R1 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 R2 R1 प्लस R2, तो ये सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इधर थोड़ा इरेज करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। अब आप देखें, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट सर्किट अपने पास कैसा बनता, ये अपने पास क्या होता इक्विवेलेंट होता, और ये अपने पास क्या होता आर इक्विवेलेंट होता। ठीक है, ये अपने पास क्या होता इक्विवेलेंट होता, और ये अपने पास क्या होता आर इक्विवेलेंट होता। तो इसके लिए जो अपने पास टोटल करंट आई का मान होता, वो किसके बराबर होता, आप बताएं E इक्विवेलेंट माइनस बी अपॉन में आर इक्विवेलेंट के बराबर होता है नहीं होता, बोलिए होता है या नहीं होता, होता। ठीक है, अगर इससे v की वैल्यू निकालना चाहें तो अपने पास v की वैल्यू क्या होगी, देखो I R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट माइनस b, तो v इधर चला जाएगा तो v की वैल्यू क्या होगी आपके पास E इक्विवेलेंट प्लस I R इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आई ना, मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया तो सारे के सारे जो E1 E2 इक्विवेलेंट से आ गए, और R1 R2 मैंने क्या लिख दिया R इक्विवेलेंट। अब इसके अंदर जो करंट होता है वो कितना होता है आपके पास E इक्विवेलेंट माइनस b अपॉन में R इक्विवेलेंट, E माइनस b अपॉन R होता है तो E की जगह E इक्विवेलेंट आ गया, b समान रहेगा तो b और अपॉन में R इक्विवेलेंट। ठीक है, हमें b की वैल्यू चाहिए इससे कंपेयर करने के लिए, तो b की वैल्यू निकालने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो I R इक्विवेलेंट बराबर E इक्विवेलेंट माइनस b, तो b का मान क्या हो गया I R इक्विवेलेंट प्लस b का मान क्या हो गया। अब ये b को तो इधर लेके आएंगे, देखो b का मान थोड़ा सा यहाँ कर दिया, थोड़ा सा b तो इधर जाएगा, तो b का मान अपने पास क्या होगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करें, देखो v और v LHS बराबर तो RHS बराबर होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, E इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपके पास E R1 प्लस E2 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, और I है, यहाँ भी I है तो वो तो सेम रहेगा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी आपके पास कितनी R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, ये अपने पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, और ये अपने पास किसकी आ गई R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, आसान था, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत।
ठीक है, अब इसके आगे हम करना चाहें तो मैं तो सीरीज करना चाहूंगा। ठीक है, देखो हम ये माने कि आपके पास कि E1 और E2 सब किसके बराबर है, E है, मतलब जितने भी सेल जुड़े हुए सबका EMF बराबर है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, बराबर है, R1 R2 बराबर R। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू इस कंडीशन में क्या आ जाएगी आपके पास, देखो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास E1 की जगह ER प्लस ER। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2R। ठीक है, तो इक्विवेलेंट आपके पास क्या आ जाएगा 2ER अपॉन में 2R, ये कट जाएगा, इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, E आ जाएगी। ठीक है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या, R1 की जगह भी R, इसकी जगह भी R और नीचे भी R प्लस R, तो कितना हो गया 2R सॉरी R स्क्वायर अपॉन में 2R, R से R कट गया कितना आ गया R/2। ठीक है, कितना आ गया R/2। बात समझ में आ गई। इस तरह यदि आपके सेम EMF के अगर आपके पास n सेल कनेक्ट है, सेम EMF के n सेल कनेक्ट है, तो E इक्विवेलेंट तो आपके पास कितना होगा, E होगा, और R इक्विवेलेंट कितना होगा आपके पास R/n होगा। मैंने क्या बताया कि आपके पास सेम EMF के और सेम आपके पास इंटररेजिस्टेंस के n सेल कनेक्ट होंगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, E, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, R/n होगी। ठीक है, अपन जो करंट का मान जानते हैं वो क्या होता था कि आपके पास करंट क्या होगा, करंट आपके पास क्या था, जो टोटल पोटेंशियल EMF अपॉन R था, तो कितना था आपके पास ER प्लस R था। ठीक है, ये अपने पास कितना था, टोटल करंट था। अब इस स्मॉल r की जगह अपन क्या रख देंगे, R/n रख देंगे, तो क्या आ जाएगा ER प्लस R/n। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा EN और ये क्या आ जाएगा RN प्लस R। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसकी आ जाएगी। अगर आप n कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा E, और इधर से n कॉमन लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा R प्लस RN। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आपके पास ये n से n कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी E प्लस R प्लस RN। ठीक है, बात समझ में आ गई। थैंक यू।